बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स ने ये इस चीज़ को नोट किया होगा कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी एक गैप के बाद दोबारा अपलोड हुई है। उसकी वजह ये थी कि पीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया है, तो इस हवाले से हम कुछ नई वीडियोस प्लान कर रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो इस वजह से ये टाइम रिक्वायर्ड था। जो नई प्लेलिस्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है वो है जनरल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। जनरल नॉलेज का पार्ट हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि सिर्फ पीपीएससी की हद तक नहीं बल्कि बहुत सारे इस तरह के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं जो कि जॉब्स के हवाले से होते हैं और वहाँ पर जनरल नॉलेज का एक ख़ासा चंक मौजूद होता है जिसकी तैयारी आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप जनरल नॉलेज के हवाले से बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम इसी के ऊपर वीडियोस को बनाना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं लेकिन उस तैयारी के बाद बाकी जो नंबर आपके पेपर के अंदर 15 हों, 20 हों, 10 हों, ये वो नंबर्स होते हैं जो डिसाइसिव होते हैं। यानी अगर सब बच्चों ने, सारे कैंडिडेट्स ने आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था उसमें इक्वली कम्पीट किया है, ये जो इसकी डिसाइसिव नेचर है कि अगर आपको इन 10, 15, 20 नंबर के ऊपर ग्रिप हासिल होगी, आपकी जो सिलेक्शन है आपकी जॉब के हवाले से, आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें आपको एक कह लें कि स्टडी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, इस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सब्जेक्ट पे तो ग्रिप होती है लेकिन इस जगह पे आके वो मार खाते हैं। तो इसलिए इन वीडियोस को फॉलो करें। आज जो पहली वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी वो बेसिकली यूनिवर्स के हवाले से है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक जो यूनिवर्स है वो क्या है। अब यूनिवर्स को अगर आप डिफ़ाइन करें तो यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मादा की शक्ल के अंदर यानी मैटर की शक्ल के अंदर मौजूद है वो आपकी यूनिवर्स कहलाती है। अब मैटर आपको पता है कि सारी हालतों के अंदर मौजूद है, वो गैस की हालत में भी मौजूद है, वो ठोस की हालत में भी मौजूद है और वो आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी माया की हालत के अंदर भी मौजूद है। अब ये जो हमारे पास जो हमारी गैलेक्सी है, इस तरह की बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं जो कि आपके अराउंड मौजूद हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, बहुत से लोग आप में से जानते होंगे। लेकिन सिर्फ ये गैलेक्सी वाहद नहीं है जो कि हमारी इस कायनात के अंदर मौजूद है, बल्कि इससे बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ जिनके अंदर इस तरह के सोलर सिस्टम्स मौजूद होंगे जिसमें मुमकिन तौर पर हमारे जैसे शायद इंसान, जानदार और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। अब इस टर्म की तरफ चलते हैं। ये टर्म आपको अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रही है जिसे आप पढ़ेंगे कॉस्मॉस। अब कॉस्मॉस टर्म है क्या, किसने ये कॉइन की, आपको ये नाम अपनी स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा है, पाइथागोरस, जिसे आप उर्दू में फीसागोरस कहते हैं। अब फीसागोरस जो है ये कदीम ज़माने का एक बहुत मशहूर, बहुत काबिल एक फ़िलासफ़र, एक मैथमेटिशियन था और इस बंदे ने इस कॉस्मॉस की टर्म को कॉइन किया। इसने इसे पहली बार इस्तेमाल किया और लोगों तक पहुंचाया। कॉस्मॉस बेसिकली है क्या कि आपकी जो यूनिवर्स है ये एक ऑर्डर के अंदर है। क्योंकि जब हम यहाँ से ज़मीन से अगर इन सितारों को देखें तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी इस तरह की निशानियाँ मिलती हैं। जैसे आप दुबे अकबर और दुबे अस्कर की मिसाल लें तो उन सितारों की एक ख़ास पैटर्न के अंदर तरतीब मौजूद है। लेकिन ओवरऑल जब हम सितारों को देखें तो लगता है कि जैसे ये बेहंगम सी, बेतरतीब सी कायनात है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो उसने, पाइथागोरस ने इस चीज़ को लोगों के सामने रखा कि जो कायनात है वो बेहंगम नहीं है बल्कि उसका एक ख़ास ऑर्डर है। यही जो हमारी कॉस्मॉस की टर्म है, इसी से आगे एक टर्म निकलती है कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी बेसिकली क्या है? कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की वो ब्रांच है जिसमें आप यूनिवर्स के हवाले से ये देखते हैं कि यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुई है और ये आगे फली फूली कैसे है, यानी इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ जाती है। इसने नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत से लोग आप में जो जिन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उन्होंने उर्दू मीडियम के अंदर की होगी और कुछ इस तरह के भी होंगे जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर की होगी। तो वहाँ पर आपने इन टर्म्स को थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ा होगा। लाइट ईयर, उर्दू में इसे नूरी साल कहेंगे। लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल के अंदर ट्रैवल करती है।
यानी वो डिस्टेंस, वो फासला जो लाइट एक साल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे सन से आने वाली लाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है। तो एक साल के अंदर जितनी लाइट यानी जो लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे आप एक लाइट ईयर कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि MCQs के हवाले से, इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अहम हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, क्योंकि लाइट ट्रैवल तो करती है तो लाइट की स्पीड का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन्स के बॉटम एज पे नज़र आ रहा होगा किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी ये आपको एक रीडिंग नज़र आ रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड के अंदर भी आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, और लाइट ईयर क्या है, नूरी साल क्या है, कि लाइट का वो तमाम फासला जो कि वो एक साल के अंदर तय कर सकती है उसे आप लाइट ईयर कहते हैं। और अगर हम ये देखें कि जो लाइट ईयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, यानी एक लाइट ईयर के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है तो वो बेसिकली 5.88 ट्रिलियन माइल्स या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी लाइट की ये स्पीड है कि लाइट एक लाइट ईयर के अंदर इतने ट्रिलियन किलोमीटर्स का जो फासला है वो तय कर सकती है। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन विच इज़ कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि आप के सूरज और ज़मीन के दरमियानी जो फासला है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, और ये जो फासला, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। यानी ये जो फासला सूरज और ज़मीन के सेंटर का जो दरमियानी फासला है उसे बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स का दरमियानी जो डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्म है बिग बैंग, ये कॉइन किसने की? ये बेसिकली इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था फ्रेड हॉयल। उसे इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उसने इस टर्म को बिग बैंग यानी इस टर्म को कॉइन किया, उसने इस टर्म को यूज़ किया। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, यानी अगर आप बिग बैंग थ्योरी की बात करें कि जितना भी मैटर है इस यूनिवर्स के अंदर वो एक बिग बैंग की वजह से ही वजूद में आया। यानी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो कायनात है वो बट गई, वो कुछ गैलेक्सीज बन गई, कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन गए, कुछ ब्लैक होल्स बन गए, किसी पे ज़िंदगी चलना शुरू हो गई। लेकिन इस सब की इब्तिदा कहाँ से हुई? एक बिग बैंग से। नेक्स्ट, अब हम जो कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ जा रहे हैं वो है गैलेक्सी। व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? आपने देखा होगा कि यानी यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उन्हीं में से एक गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज़ अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक मरकज़ है जो कि कश शकल के ऊपर मबनी है, यानी एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड पॉइंट जो अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। सिस्टम ऑफ स्टेलर एंड इनस्टेलर मैटर, यानी खलाई या मादा की किसी भी हालत में मौजूद वो तमाम मादा की शक्ल जो कि उस सेंटर के अराउंड गर्दिश कर रही है, उसे बेसिकली क्या कहते हैं? उसे एक गैलेक्सी कहते हैं। अब हमारी जो गैलेक्सी है इसे मिल्की वे कहते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी का अगर आप रेडियस देखें तो ये 50,000 लाइट ईयर्स के ऊपर मुहित है। जब हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो उससे अगला जो क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं तो लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो जो लार्जेस्ट गैलेक्सी है वो बेसिकली एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी जो गैलेक्सी है उसके क्लोजेस्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, यानी ओवरऑल जितने भी गैलेक्सीज हैं, चाहे बिलियंस हैं, मिलियंस हैं, जितनी भी हैं, उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो सेकंड लार्जेस्ट गैलेक्सी है। ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसका इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये भी एक स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है। हमारी मिल्की वे भी स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है। इसका जो डायामीटर है वो 2,20,000 लाइट ईयर्स के ऊपर मुहित है, और ये एक ह्यूज हमंगस गैलेक्सी है जिसका बहुत ज़्यादा साइज़ है, हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़, यानी गैलेक्सीज़ एक ही तरह की नहीं है बल्कि गैलेक्सीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं।
गैलेक्सीज की अगर टाइप्स की बात की जाए तो 3 टाइप्स की गैलेक्सीज होती हैं। जो सबसे पहली टाइप है उसे आप स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं, यानी एक स्पाइरल की शक्ल की, जिसमें 1 2 3 4 उसके यानी कह लें कि ऑक्टोपस टाइप, यानी उसकी कुछ लेग्स हो सकती हैं जो कि कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी, और इस तरह ये आपके ओवरऑल स्पेस के अंदर फैली हुई होंगी। गैलेक्सी की जो सेकंड टाइप है वो है एलिप्टिक गैलेक्सी। एलिप्टिक गैलेक्सी वो होती है जिसमें जो बेज़वी शक्ल के अंदर मौजूद है, अंडानुमा शक्ल है, एग लाइक शेप है, यानी एक सेंट्रलाइज्ड स्पेस है, इसमें इसकी कोई लेग्स नहीं है, सेंटर्ड फॉर्म के अंदर ये मौजूद है, और ये हमारी एलिप्टिक गैलेक्सी कहलाती है। और जो थर्ड एंड लास्ट टाइप है वो इरेगुलर गैलेक्सी है, यानी गैलेक्सी का ऐसा पैटर्न जो किसी भी वाज़ेह शक्ल के अंदर अवेलेबल नहीं है, ना वो एक सेंट्रल स्पेस में है और ना ही उसमें कोई वो स्पाइरल टाइप उसका कोई पैटर्न है, बल्कि वो इरेगुलर है, उसकी कोई साइड कोई शेप कोई चीज़ नहीं है। अब एक बड़ी मशहूर टर्म, इसके बारे में आपने कार्टून्स, हॉलीवुड की मूवीज़, जो डिफरेंट आपकी न्यूज़ आती रहती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कश शक्ल होती है, इंतहाई डेंस ये स्टार्स होते हैं, जिसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इवन हाई होता है, और इवन इतना हाई होता है कि इसके अंदर जो लाइट है वो भी इसको एस्केप नहीं कर सकती, यानी लाइट भी इसके अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाती है, लाइट भी इसके अंदर जाके यूँ समझ लें कि वो लाइट भी इसके आगे सस्टेन नहीं कर सकती। ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ को ओवरटेक उस वक्त कर सकती है, कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर हावी उस वक्त आ सकती है अगर वो उससे पावरफुल ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, इन एनी मैटर, इन एनी टर्म्स, वो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट, लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से लाइट भी उसके आगे सस्टेन नहीं करती। तो ये बेसिकली ब्लैक होल्स होते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ इन ब्लैक होल्स के अंदर चली जाए, इवन हमारा कोई स्टार, हमारा प्लैनेट, तो वो भी इससे आगे सस्टेन नहीं कर सकता। इसकी बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज़ हैं जिसमें यह कहा जाता है कि इन ब्लैक होल से आगे निकल कर यानी ये एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स तक जाने के रास्ते होते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई जिसमें ये तय किया जा सके कि वाक़यातन इसमें ये कोई डोर है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक। जो नेक्स्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आप कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप्स का यानी स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ख़ास अरेंजमेंट, एक ख़ास कन्फिग्रेशन के अंदर आपको आसमान पर नज़र आता है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये बियर की शेप नज़र आ रही होगी और आप समझ गए होंगे कि ये उसरा मेजर और उसरा माइनर जैसी शक्लें हैं, और जिसे आप उर्दू में दुबे अकबर और दुबे असगर वगैरह के नाम से जानते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी कंस्टलेशंस हैं जो कि आपको स्काई के ऊपर आसमान पे नज़र आएंगी। अगर आप इन कॉन्स्टलेशंस के हवाले से मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको इस हवाले से बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। एक ऐप है स्टारलाइट जो कि आपको एक ओवरऑल जो स्काई की रोटेशन है, एक लाइव कॉन्स्टलेशंस का व्यू है, वो आपको दिखा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गैलेक्सीज़ के ऊपर स्टडी किसने सबसे पहले स्टार्ट की? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, ये वो फर्स्ट पर्सन है जिसने गैलेक्सीज़ के ऊपर सबसे पहले काम किया, और इसका जो काम है ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी के बेस पे था। इसने बिग बैंग थ्योरी को और ज़्यादा कंफर्म किया और उसी बिग बैंग थ्योरी को लेके इसने मज़ीद आगे तक काम किया है। इसने सबसे पहले जो गैलेक्सीज़ हैं उनको स्टडी किया। एडविन हबल के इसी काम की वजह से नासा ने जो अपनी जो फर्स्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि रोटेट कर रही है उसका जो नाम है वो डॉक्टर हबल के नाम पे 1983 के अंदर रखा गया। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट, अगली जो चीज़ आती है वो है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? अ स्टार दैट लूजेज लाइट एंड इट्स डेंसिटी गोज एबनॉर्मली हाई, यानी ऐसा स्टार जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइट तो खो रहा होता है
लाइट के अंदर कमी आ रही होती है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो इंतहाई हद तक, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो इंतहाई हद तक हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस ख़ास वक़्त के अंदर इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इसी वजह से इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अब न्यूट्रॉन स्टार के हवाले से एक बहुत जो बड़ी बात है, एक यानी कह लें कि एक अमेजिंग फैक्ट है कि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर आप इसका जस्ट एक टीस्पून लें तो वो शायद माउंट एवरेस्ट के वज़न से ज़्यादा या 10 मिलियन टन तक उसका वज़न हो सकता है, यानी जस्ट एक टीस्पून। ये ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर मैटर ही मैटर मौजूद है, इसके अंदर वो अपनी ठोस हद फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, और वो सारे का सारा न्यूट्रॉन्स की शक्ल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पल्सार। पल्सार क्या टर्म है? एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एक खलाई चीज़, एक खलाई कह लें कि सियारा या सितारा, एक खलाई सितारा थॉट टू बी रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, यानी एक न्यूट्रॉन स्टार, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि रेगुलर पल्सेस, इंटरमिटेंट पल्सेस जो हैं वो रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो एमिट करता रहता है, और इसके जो एमिट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट 10,000 पर सेकंड है, उसे आप पल्सार कहते हैं। ये आम तौर पर आप इसे इवन के हबल टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते, इसे सिर्फ आप इन सिग्नल्स की मदद से, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं यानी उन रेडिएशन रीडर्स के ज़रिए आप इसे महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये आम आँख या टेलीस्कोप से भी नज़र नहीं आता। तो इसके अंदर भी, क्योंकि अगर ये न्यूट्रॉन स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है, तो इस वजह से ये एक यानी कह लें कि डेंजरस मैकेनिज़्म जो है वो बना के रखता है। नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लैनेट। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? आपने देखा होगा कि पहले आप कहते थे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब हम इन्हें 9 प्लैनेट्स नहीं कहते, बल्कि ये 8 प्लैनेट है। जो एक आखिरी प्लैनेट प्लूटो था उसे हमने इस तरतीब से निकाल दिया है। प्लूटो 1930 के अंदर डिस्कवर हुआ, 9th प्लैनेट था, लेकिन 2006 के अंदर जो इदारे हैं जो कि इनको स्टडी करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये प्लैनेट की उस ओवरऑल डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो 2006 के अंदर इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, एक खलाई चीज़ है, एक खलाई ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्मॉल प्लैनेट की तरह दिखता तो ज़रूर है, लेकिन वो जो टेक्निकल क्राइटेरिया है जो एक सियारे के लिए ज़रूरी है कि उसे सोलर सिस्टम का हिस्सा रखा जाए, उसके ऊपर, उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ये ड्वार्फ प्लैनेट है। आम तौर पर एक प्लैनेट जब अपने लाइफ टाइम को पूरा कर लेता है, अपने लाइफ साइकिल के एंड पे चला जाता है, तो उस वक़्त वो ड्वार्फ प्लैनेट बन जाता है। एक लास्ट जो टॉपिक, एक लास्ट जो टर्म है इस यूनिवर्स के हवाले से, इनको हम जब सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे तो तभी हम सैटेलाइट्स और मून्स और डिफरेंट जो सियारे हैं उनके कितने कितने सैटेलाइट्स हैं उनको हम डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ सैटेलाइट्स और मून्स के, सैटेलाइट्स और मून्स बेसिकली हैं क्या? सैटेलाइट कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो कि अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है जिसे आप मून कहते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट के अराउंड यानी वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सियारा, अगर उसके गिर्द कोई एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं, उस सियारे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं या वो उसके मून्स कहलाते हैं। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सियारे हैं जिनके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है या जिनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो जब हम सोलर सिस्टम के ऊपर आएंगे तो उनको हम डीपली स्टडी करेंगे। ये जनाब यूनिवर्स के हवाले से हमारा एक लेक्चर था। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप कोई और चीज़
और हवाले से किसी और टॉपिक के ऊपर सजेस्ट करना चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे उस चीज़ को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसमें कुछ और सजेस्ट करना चाह रहे हो, तो तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। इंशाल्लाह विल कम विद आवर नेक्स्ट वीडियो। Until next video, Allah Hafiz.